हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संबल स्टडीज़ में। मैं डॉक्टर एस.के. सचान। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन यानी DI का जो आखिरी टॉपिक है, लाइन ग्राफ या लाइन चार्ट। इसको लाइन चार्ट भी कहते हैं और लाइन ग्राफ भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं ये लाइन ग्राफ कैसा बना हुआ होता है। जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है आपको कि यहाँ पर एक्सिस बने होंगे। ये इसका ओरिजिन पॉइंट यानी मूल बिंदु होगा, एक एक्स एक्सिस होगा और एक वाई एक्सिस होगा। ये दो एक्सिस बने रहते हैं जिसमें हम एक ग्राफ बनाते हैं। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में के बीच एक ग्राफ बनाते हैं। हम वाई एक्सिस पर कोई एक डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं जिसका स्केल भी दिया हो सकता है, डेटा दिया होगा। जैसे इस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है इसको लेते हैं और इसके माध्यम से हम समझते हैं कि कैसा जो है लाइन ग्राफ बन के आता है। तो जैसे इसमें वाई एक्सिस पर लिया है कारों का उत्पादन 1000 में, 1000 में, मतलब 1000 में कारों का उत्पादन दिया गया है। यहाँ पर कुछ लिखा होगा 5, 10, 20 ऐसे करके ये ऊपर की तरफ जाएगा। 20, 25, 30 इस तरह से होगा। इसमें हम इस वैल्यू को यहीं पर इसमें लिख दी गई है इस ग्राफ में कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितना है। ऐसा भी हो सकता है कि एक ग्राफ बना हो और उसके हिसाब से आपको देखना हो कि जैसे ये 25 है तो यहाँ पर कहीं 25 आ रहा होगा, तो ये 25 के सामने आ रहा होगा, ये 25 आ रहा होगा। तो ऐसे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 30, 35, 40 ऐसे एक इक्वल इंटरवल में आपको यहाँ पर बने हुए मिलेंगे। और ऐसे ही यहाँ पर इसमें जो एक्स एक्सिस पर है यहाँ पर महीने लिए गए हैं, मंथ्स लिए गए हैं। तो ये ग्राफ किस चीज़ का है, यहाँ ऊपर बताते हैं कि 7 विभिन्न माहों में कारों का उत्पादन 1000 में, यानी किसी कंपनी ने कारों का उत्पादन किया, उसका 1000 में हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया और 7 विभिन्न महीनों में किया। तो हमने महीनों को M1, M2, M3, M4, M5, M6 और M7 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए ये एक लाइन बनी हुई ऐसे मिलती है ग्राफ में, तो इसको कहते हैं लाइन ग्राफ। तो इसी को लाइन ग्राफ जाना जाता है। तो अब देखिए इसका जो वैल्यू है वो इसमें दिया है। जैसे M1 में लिखा है 25, यानी M1 मतलब फर्स्ट मंथ में ये कंपनी 25,000 कार का प्रोडक्शन करती है, क्योंकि यहाँ पर हमने कारों का उत्पादन लिया है 1000 में। तो यानी 25,000 कारों का उत्पादन पहले मंथ में होता है। इसी तरह 32,000 दूसरे मंथ में, इसी तरह 18,000 तीसरे मंथ में, M3 में 18। हमने इस वैल्यू को यहीं पर लिख दिया है, तो इसको ग्राफ से पढ़ने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। ऐसे ही M4 में 24, M5 में 36, M6 में 29 और M7 में 39,000, यानी ये एक हमको ग्राफ दिया है। तो यहाँ भी इंस्ट्रक्शन उसी तरह दिया होगा कि नीचे दिए हुए ग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए हुए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो अब इसमें देखिए प्रश्न क्या दिया है। इसमें प्रश्न दिया है कि M4 महीने में कारों का उत्पादन, M4 महीने में कारों का उत्पादन M2 महीने में कारों के उत्पादन का कितना प्रतिशत है। M2 महीने में कारों के उत्पादन का कितना प्रतिशत है, ये इसमें प्रश्न है। एक प्रश्न भी दिया जा सकता है और इसमें कई एक प्रश्न भी इसमें दिए जा सकते हैं किसी एक ग्राफ की स्टडी पे। तो चलिए एक प्रश्न अगर ये है कि M4 महीने में कारों का उत्पादन, यानी 36 के बारे में बात कर रहा है। M4 महीने में 24,000 कार का उत्पादन करता है। तो हम यहाँ पर 1000 बार बार नहीं कह रहे। तो M4 में 24 है और M2 में कितना है, 32 है। हमें इसमें दोनों में कंपैरिजन करना है, तो हमने इसको यहाँ पर मार्क कर दिया। अब क्या कह रहा है कि M2 महीने में कारों के उत्पादन का कितना प्रतिशत है। हमने मान लिया कि M2 महीने में कारों के उत्पादन का X प्रतिशत, M2 महीने में कारों का उत्पादन का X प्रतिशत इक्वल टू M4 महीने में कारों का उत्पादन। यहाँ पर ये समझने की है बात कि इसको हमें ध्यान से पढ़ना है, कहीं हम इसका उल्टा न कर जाए।
कि हम M4 महीने में कारों के उत्पादन का x% न कर जाए। हमसे पूछा क्या है, M2 महीने में कारों के उत्पादन का कितने प्रतिशत है। तो हमें किसका, हमने अगर x% माना तो हमें किसका, हमें M2 महीने का x% निकालना है। यहाँ पे इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो M2 इंटू x/100 इज इक्वल टू M4। अब देखिए M2 में कितना है 32, तो 32 इंटू x/100 इज इक्वल टू M4 में कितना है, हमें दिख गया कि 24 है। तो अब इसमें x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू जब निकालेंगे तो 24 इंटू 100 और 32 यहाँ नीचे चला जाएगा, ये आ गया 32। 8 से इसको काट देंगे तो 8 त्रिका 24 और 8 चौको 32, 4 से ये फिर कट जाएगा 100, 25 बार कटेगा तो 25 त्रिका 75%। यानी अब ये आंसर हो गया कि M4 महीने में कारों का उत्पादन M2 महीने की अपेक्षा 75% है। M2 महीने का 75% है। ये इस सवाल का आंसर हो गया। अब आप देखिए इसमें हमको निकालना क्या था, डेटा हमको इस ग्राफ से लेना था, लेकिन ये सवाल हमें प्रतिशत के कॉन्सेप्ट से लगाना था कि कैसे हम निकालेंगे कि कितना प्रतिशत है। तो ये एक सवाल हो गया कि जिसमें 75% ये आपका आंसर आ गया। अब ये पूछ सकता है, देखिए सवाल इसमें कई तरह के बन सकते हैं, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक तो हो गया कि कितने प्रतिशत है, दूसरा ये पूछ सकता है कि M4 महीने में कारों का उत्पादन M2 महीने में कारों के उत्पादन से कितना प्रतिशत कम है। तो M4 महीने में कितना प्रतिशत कम है, तो हम यहीं से इसी सवाल से हम देख सकते हैं कि अगर 75% है तो यानी M2 महीने की अपेक्षा ये 25% कम है, क्योंकि हम जिससे कंपेरिजन करते हैं, हमने परसेंटेज वाले क्वेश्चंस में भी बताया था कि हम जिससे कंपेरिजन करते हैं उसको 100% मानते हैं। तो अगर हमने कंपेरिजन किससे किया, M2 महीने में उत्पादन, तो M2 से हमने यानी 32 से हमने कंपेयर किया। तो अगर 32 को 100% मानेंगे तो 24 कितना प्रतिशत होगा, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको। तो पहले तो हमने ये किया कि हमने मान लिया कि वो M2 महीने का x% है, यहाँ 75 आया 75%। अब हमें ये पता चल गया कि ये 25% कम है। या हम कैसे निकाल सकते हैं कि M2 महीने में है 32, देखिए हम ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं। अगर आ जाए कि कितना प्रतिशत कम है, तो एक तो मेथड हम लोगों ने जान लिया, दूसरा 32 है और उसका 24 है, तो 32 माइनस 24 किया तो ये आ गया 8। तो अब देखिए इसमें परसेंट कैसे निकालेंगे कि जब 32 में कितना कम है, 32 में कम है 8, तो 100 में कितना कम होगा, तो 100 में कितना कम होगा 8/32 गुणा 100। तो देखिए इसको 8 चौको 32 और 4 से इसको काटा 100 को तो 25, ये आ गया 25% कम है। तो अगर हम कितना कमी आई ये देख लिया कि 32 में कमी कितनी है, 8 की कमी है, तो इससे हमने निकाल लिया कि कितना प्रतिशत की कमी है, मतलब 100 में कितने की कमी होगी। यही हमने परसेंट में सीखा था। अगर परसेंट का कॉन्सेप्ट नहीं किसी के पास अच्छी तरीके से होगा तो ये सवाल को करने में भी उसको समस्या आएगी, क्योंकि ये सवाल परसेंट का है, डेटा हमको इस ग्राफ से लेना है। अब देखिए सवाल और क्या पूछ सकता है, हमसे ये भी सवाल पूछ सकता है कि M4 महीने की अपेक्षा M2 महीने का उत्पादन कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए अब इसका उल्टा हो गया सवाल कि M4 महीने में कितना है 24, 24 में से अधिक कितना है 8 अधिक है। तो हम उसी तरीके से या तो हम ऐसे निकाल लें कि 24 का x% है 32, 24 का x% है 32 के, तो x की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी 32/24 और गुणा 100। देखिए 8 से काटते हैं पहले, 8 त्रिका 24, 8 चौको 32, यानी ये आया 400/3, यानी ये कितना आ गया 3 एकम 3, 1 4, 3 त्रिका 9, 1 10, 3 त्रिका 9.3, यानी 133.3% है। 133.3% का क्या मतलब हो गया कि ये 33.3% ज़्यादा है।
चाहे हम ये कह दें कि ये उत्पादन इसकी अपेक्षा 133.3% है, या हम कह दें कि इसका उत्पादन इससे 33.3% ज़्यादा है। तो देखिए जब हमने कमी निकाली थी तो 25% आया था, और जब हमें देखा कि कितना ज़्यादा है तो वो 33.3% ज़्यादा है। ये हमने परसेंटेज में भी देखा था कि हम कमी को, जैसे अगर कोई संख्या एक से x% कम है या 20% कम है, तो जो अधिक होगी तो वो 20% अधिक नहीं होगी, उसके लिए हमने कॉन्सेप्ट परसेंटेज में बता रखा है। तो हमें इस तरह का सवाल भी आ सकता है। हमें ये आ सकता है क्वेश्चन कि इस ग्राफ को देखकर ये बताइए कि M6 और M7 महीने में कारों के उत्पादन में कितना अंतर था। अगर ये प्रश्न आ जाता है कि M6 मतलब 6 और 7th मंथ में कारों के उत्पादन में कितना अंतर है, तो हमने इस डेटा से देखा कि M6 में कितना था 29 था, M7 में कितना था 39 था। तो यानी अंतर कितना आया 39 माइनस 29, ये आ गया 10। तो ये 10 क्या 10,000 कारों का अंतर है। कभी आप ये मत कहिएगा कि 10 कारों का, कि 10 कारों का अंतर है। 10 कारों का अंतर नहीं है, क्योंकि हमने कारों की संख्या किस में ली है 1000 में ली है। तो 10,000 कारों का अंतर है। ये भी प्रश्न पूछ सकता है इसी में। अच्छा, इसमें एक ऐसा प्रश्न भी पूछ सकता है कि इन 7 महीनों में कारों का औसत उत्पादन कितना है। इन 7 महीनों में कारों का औसत उत्पादन कितना है। तो अब ये सवाल किस चीज़ का हो गया, ये हो गया एवरेज का, औसत का। तो जो हमने औसत पढ़ा था कि कुल योग बटे कुल संख्या, तो इसमें हम क्या करते हैं कि इनमें हम सब का योग निकाल लेते हैं 7 महीने का, और कुल संख्या कितनी हो जाएगी 7, क्योंकि महीनों की संख्या 7 है। तो हम इस तरीके से हम इसका एवरेज निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, चलिए औसत कारों का उत्पादन भी देख लेते हैं एक बार। कितना आ जाएगा 25 प्लस 32 प्लस 18 प्लस 24 प्लस 36 प्लस 29 प्लस 39। ये 7 महीनों का डेटा आ गया। इतने 1000 में होगा तो हम 1000 बार बार नहीं लिखेंगे, हम बाद में उसको 1000 मान लेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। तो अब इसको जोड़ लेते हैं। देखिए 9 9 18, 18 6 24, 24 4 28, 28 और 8, 28 और 2 30, 6 36 और 2 38, 38 और 5 43, 3 हासिल 4, 2 3 5 5 1 6 6 2 8 8 3 11 12 13 14 15 16 और 4 20। ये 203 आया इसका कुल योग, और संख्या कितनी आएगी, कुल संख्या आएगी 7, क्योंकि 7 महीनों की संख्या 7 है। तो कुल योग बटे कुल संख्या, तो ये कितना आ गया औसत कारों का उत्पादन। ये इस तरह का सवाल भी बन सकता है। इसको जोड़ के एक बार फिर देख लीजिए, कहीं जोड़ में गलती ना हो गई हो। 5 और 2 7, 7 8 15, 15 4 19, 19 1 20, 5 25, 35 मतलब 34, 34 44, 43, 43 का 3 हासिल 4, 2 3 5, 5 1 6, 2 8 3 11, 2 13 और 3 16 और 4 20, उनको सही है। तो ये 207 203 बटे 7 आ गया। अब ये औसत उत्पादन आप इसी को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। 7 दूनी 14 कर दीजिए, 6 आएगा, 7 9 63, 7 दूनी 14, 6 आ गया और 7 9 63, यानी 29, ये आ गया 29। तो अगर ये पूछ दे कि इन 7 महीनों में उस कंपनी द्वारा कारों का औसत उत्पादन क्या था, तो ये आ जाएगा 29। तो ये इस तरह के सवाल ये पूछ सकता है कि एक तो ये परसेंटेज का पूछता है कि इसका ये कितना प्रतिशत है, एक तरह का सवाल हो गया। दूसरे तरह का ये पूछ सकता है कि इसका ये कितना प्रतिशत ज़्यादा है या इससे ये कितने प्रतिशत कम है, दूसरे तरह का सवाल हो गया। तीसरा इसमें पूछता है कि औसत कितना होगा, तो हमने औसत भी निकाल के देख लिया। तो एक छोटे से ग्राफ से हमने ये सीखा कि कई तरह के सवालों को हमने करना सीख लिया। तो इस तरीके से ये लाइन ग्राफ के सवाल आते हैं। अब एक दो और सवाल करके देखते हैं, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे इस लाइन ग्राफ में
इस लाइन ग्राफ में क्या दिया है कि दो कंपनियों के विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की संख्या, दो कंपनियां हैं, एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है। अगर आपको दिख रहा हो तो हमने जो ये डॉट बनाए हुए हैं ये कंपनी ए के लिए बनाए हैं, और जो ये क्रॉस का चिन्ह लगाया हुआ है ये कंपनी बी के लिए बनाया हुआ है। तो एक ग्राफ कंपनी ए का है और एक ग्राफ कंपनी बी का है। तो इस तरीके से ये, और दोनों कंपनियों के विभिन्न विभागों में एक आईटी विभाग है, एक एचआर विभाग है, एक विपणन विभाग है, एक वित्त विभाग है और एक प्रशासन का विभाग है। तो इन विभागों में इन कर्मचारियों की कुल संख्या इसमें दी हुई है। तो दी हुई है सैकड़े में, मतलब हंड्रेड्स में दिया है कि ये कितने 100 हैं। अगर ये 5 है तो मतलब ये 500 है यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है कर्मचारियों की संख्या सैकड़े में। ये दिया रहेगा प्रश्न में कि ये 100 में है या 1000 में है या कितने में है। तो जैसे यहाँ पर ये आईटी में 5.5 आया, इसका मतलब इसके 550 कर्मचारी हैं, यानी 550 कर्मचारी हैं। ये 7.5 है, मतलब इसमें 750 कर्मचारी है, क्योंकि इसमें 100 का हम गुणा कर देंगे तो हमें कर्मचारियों की एग्जैक्ट संख्या पता चल जाएगी। तो इस तरह का ये एक लाइन ग्राफ दिया है जिसमें किन्हीं दो कंपनियों के विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की कुल संख्या इस ग्राफ में दर्शाई गई है। यहाँ पर विभाग लिखे हैं और यहाँ पे कर्मचारियों की संख्या। अब देखिए इसमें प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, तो प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न पूछा है तो इसमें कहा है कि कंपनी बी के विपणन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कंपनी ए में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है। देखिए बी के विपणन विभाग में कर्मचारियों की संख्या बराबर ए के कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। कह रहा है ए के कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो हमने मान लिया कि ए के कुल कर्मचारियों की संख्या का x प्रतिशत है। तो हमने यहाँ पर ए के कुल कर्मचारियों की संख्या का x प्रतिशत लिख लिया। ये किसके बराबर होगी, बी के कंपनी बी के विपणन विभाग में कर्मचारियों की संख्या। तो देखिए अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, ए के कुल कर्मचारियों की संख्या पहले निकालनी है। तो ए के कुल कर्मचारियों की संख्या कैसे निकालेंगे। देखिए भाई ए हमने ये डॉट वाले ए लिए हैं, तो यानी 5.5 है तो इसको हम 550 भी लिख सकते हैं। तो चलो हमने 550 लिख दिया। हम 5.5 और 8 और ऐसे लिख के भी हम इनको बाद में 100 का गुणा कर सकते हैं, और हम 550, 800, 850 इस तरह भी लिख सकते हैं। तो देखते हैं कि इसमें हमने 550 ले लिया। मान लीजिए कि कंपनी कुल कर्मचारियों की संख्या कितना होगा। सवाल में पूछा है कि कंपनी बी के विपणन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कंपनी के कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का कितने प्रतिशत है। मतलब इसमें क्या पूछ रहा है कि बी के विपणन विभाग में जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वो कंपनी बी के ही, ए का नहीं है, इसमें ए का नहीं दिया है, इसमें बी के ही कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत पूछ रहा है। तो बी के कर्मचारियों की संख्या का x प्रतिशत बराबर बी के विपणन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, हम ये मान लेते हैं। तो बी के कुल कर्मचारी कितने होंगे ये हम निकालना शुरू करते हैं। तो देखिए बी ए क्रॉस वाले बी लगे हुए हैं, तो इनको हम सारों को जोड़ लेते हैं। जैसे 7.5 है, ठीक है भाई, दूसरा है 5, दूसरा 5 है, इसके बाद इसमें जो है ये है 7 है, तो प्लस 7 कर लिया, प्लस 3.5 कर लिया, 3.5 कर लिया और प्लस 2, तो ये इतने और गुणा 100 होगा ना, गुणा 100 होगा, ठीक है। अब ये 100 यहाँ हम ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। अगर हम लेंगे तब भी ये 100 और बी के 100 और बी के विपणन के 100 का गुणा करेंगे वो दोनों तरफ का कट जाएगा। तो इसलिए चलिए हम लेके देख लेते हैं कि बी के कुल कर्मचारी कितने हुए, इसको जोड़ लेते हैं। तो 7, 7, 14, 14, 5, 19, 19 और 3, 22, 22 और 2, 24, 24 और 0.5 1 हो गया 25।
यानी 25 गुना 100 करेंगे तो 2500 आ गया, यानी कुल 2500 कर्मचारी कंपनी बी में कार्यरत हैं। तो कंपनी बी में 2500 कर्मचारी कार्यरत हैं। तो बी के कुल कर्मचारियों की संख्या का x% मतलब 2500 का x% बराबर बी के विपणन में कर्मचारियों की संख्या, बी के विपणन विभाग में कितने हैं, 7 पर है, तो ये 700 कर्मचारी। अब देखिए अगर हम 100 का गुणा ना भी करते इसमें तो ये 25 रहता और ये 7 रहता, यहाँ पर 2500 है और 700 है, ये दोनों कट जाएंगे आगे जाके, तो इसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब इसका है नहीं। तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 700 बटे 25। अब इसको काट लेते हैं, 25 दूना 50 और 20 70 और 25 अट्ठे 200 यानी 28%। ये इस सवाल का आंसर निकल आया कि कंपनी बी के कुल कर्मचारियों की संख्या का 28% हैं किसके बराबर, कंपनी बी के विपणन विभाग में कर्मचारियों की संख्या का। तो ये एक प्रश्न इसका था जिसको हम लोगों ने हल किया। अब अगला प्रश्न इसमें देखते हैं कि अगला प्रश्न इसमें क्या पूछता है और उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि दोनों कंपनियों के प्रशासन विभाग में कुल कर्मचारियों की संख्या का दोनों कंपनियों के वित्त विभाग में कुल कर्मचारियों की संख्या का अनुपात क्या है। अब देखिए दोनों कंपनियों के प्रशासन का दोनों कंपनियों के वित्त विभागों का, दोनों कर्मचारियों के वित्त विभागों का अनुपात। तो देखिए हमने क्या किया, दोनों कंपनियों के प्रशासन विभाग के कर्मचारियों की संख्या बटे दोनों कंपनियों के वित्त विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या। तो इसका अनुपात निकालना है तो हमने ऊपर प्रशासन का रखा और नीचे वित्त विभाग का रखा। तो अब देखिए प्रशासन में कितना लोग काम कर रहे हैं, कंपनी ए में 4 है तो 400 काम कर रहे हैं और कंपनी बी में 2 है तो 200 काम कर रहे हैं। तो जब अनुपात निकालना है तो अगर हम 100 का गुणा नहीं भी करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ पर 400 और 200 ले सकते हैं या 4 और 2 ले सकते हैं, क्योंकि अनुपात निकालने में फिर वो 100 और 100 आपस में कट जाएगा। चलिए हम 400 और 200 ले सकते हैं, तो हमने 400 और 200 लिया, बटे करेंगे इसके वित्त विभागों में। वित्त विभागों में कितने लोग काम कर रहे हैं, ये 3.5 है और 4.5 है, मतलब 350 है और 450 है। तो 350 और प्लस 450 यानी 450, 350 और 450। देखिए अगर हम इसमें 100 का गुणा नहीं किए होते तो ये 4 + 2 होता, नीचे 3.5 + 4.5 होता, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, रेशियो तो हमारा वही आएगा। चाहे हम 400/200 कहें, चाहे हम 4/2 कहें, रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऊपर कितना आएगा, ये आ गया 600, ये आ गया 600 डिवाइडेड बाई 4 और 3 7 है 800। ये 100 कट गए आपस में। तो अगर हम 100 नहीं भी लिखे होते तो यहाँ 6/8 आता। तो 6/8 को फिर हम सिंप्लीफाई करते हैं, 2 × 3 = 6 और 2 × 4 = 8, 3/4, यानी रेशियो क्या आ गया 3:4 का। तो इस तरीके से हमने देखा कि इसमें ये रेशियो का सवाल पूछ दिया कि दोनों कंपनियों के प्रशासन विभाग और दोनों कंपनियों के वित्त विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का अनुपात क्या है। तो हमने दोनों कंपनियों के प्रशासन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को संख्या बटे दोनों कंपनियों के वित्त विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, और इसका हमने 400 + 200 किया, इसमें 350 + 400 किया, अनुपात निकाला 3:4 आ गया। तो ये प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया। अब देखते हैं इसमें और एक आध और सवाल पूछा गया है, तो वो क्या है कि ए के HR की संख्या बी के वित्त में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का कितने प्रतिशत है। ए के HR की संख्या, ए के HR विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या किसके बराबर, बी के वित्त विभाग में, बी के वित्त विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का कितने प्रतिशत है। तो हमने मान लिया x%। तो मतलब क्या हो गया कि बी के वित्त विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का x% बराबर ए के HR विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या। तो अब देखिए बी के वित्त विभाग में कितना काम कर रहे हैं, वित्त विभाग ये है, बी कौन सी कंपनी, ये क्रॉस वाली है, तो ये कितना है 350, 3.5 है, तो 350 लोग काम करते हैं। तो बी के वित्त विभाग में कर्मचारियों की संख्या 350,
और इसका x प्रतिशत कितना हो जाएगा, गुणा x/100। ये किसके बराबर हम कर देंगे, a के HR विभाग में। a कौन सा है जिसमें हमने ये डॉट बना रखे हैं, गोले बना रखे हैं, HR विभाग ये है। तो हमने देखा 800 कर्मचारी इसमें काम करते हैं। तो a की HR में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 800 है और ये b के वित्त विभाग का हमने मान लिया ये x प्रतिशत है। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम काट लेते हैं। तो हमने काटा तो x बराबर आ गया 800 गुणा 10/35। तो अब देखिए इसको 5 से काट देते हैं पहले। 5 7 35, 5 एकम 5, 3 8, 5 6 30, 160, यानी ये आ गया 1600/7। और जब इसको हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14, 2 16, 7 दूनी 14, 6 20 और 7 8 56, 7 8 56, 228, 56 4 40 और 7 5 35, 228.5%। देखिए ये आ गया 228.5%। तो हम सिंपल इसमें केवल हमें लाइन ग्राफ से घबराना नहीं है, लाइन ग्राफ से हमें डेटा लेना है। तो डेटा को हम जितना सही ढंग से ले लेंगे, बाद में क्वेश्चन हमें कभी औसत का निकालना पड़ेगा, कभी रेशियो का निकालना पड़ेगा और कभी हमें परसेंट का निकालना पड़ेगा। तो यही क्वेश्चन बार बार आएंगे और पूछे जाएंगे। तो इसलिए हमने इस सवाल का आंसर निकाल लिया कि ये 228.5% है इसका। तो ये आंसर इसका निकल आया। इसी तरीके से इसमें इसी ग्राफ पर एक और सवाल दिया हुआ है। इसमें एक और जो सवाल दिया है वो कहता है कि बी के IT विभाग में कर्मचारियों की संख्या में अगर 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो यानी बी के IT विभाग में 20% की कर्मचारियों की संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, तो बी के IT एवं ए के प्रशासन विभाग में कर्मचारियों की संख्या का अंतर क्या होगा। कह रहा है कि अगर बी के IT विभाग में 25% की वृद्धि कर दी जाती है, तो बी के IT और ए के प्रशासन विभाग, ए का प्रशासन विभाग कौन सा है, ए का प्रशासन विभाग ये है 4, और बी का IT विभाग कौन सा होगा, बी का IT विभाग ये होगा 7.5। यानी इसमें अगर 750 काम कर रहे थे लोग और अगर 20% की इसमें वृद्धि की गई तो कितने हो जाएंगे, 750 का 120% हो जाएंगे। तो 20% की वृद्धि के बाद हम 750 का 120% निकाल लें तो ये आ जाएगा 12 पंचे 60, 6 12 7 84 और 6 90, यानी 900 कर्मचारी हो जाएंगे जो बी के IT विभाग में काम करने वाले हैं। और ए के प्रशासन विभाग में तो कोई वृद्धि की नहीं गई कर्मचारियों की संख्या में। तो ए के प्रशासन विभाग में 400 लोग काम कर रहे थे। तो ए के प्रशासन में कितने काम कर रहे थे, ए के प्रशासन में काम कर रहे थे 400, और बी के IT विभाग में अगर 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसमें कर्मचारियों की संख्या आ जाएगी 900। अब इसमें आप क्या करते कि इसका 20% निकालते, फिर उसको 700 में जोड़ते। हमने क्या किया कि 750 में से हम सीधे 120% निकाल लिया, और नहीं तो आप 750 का 20% निकालते तो वृद्धि आ जाती, फिर उसको 750 में जोड़ते तो कुल कर्मचारियों की संख्या आती। आपका आंसर वही आएगा, ये हम लोगों ने परसेंट में पढ़ा था। तो अब कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं में अंतर कितना है, तो अंतर निकालने के लिए क्या हमने 900 में 400 घटा दिया और ये अंतर आ गया 500 का। तो ये हमें इस प्रश्न का उत्तर भी हमने निकाल लिया। तो ये सवाल हमारा इस तरीके से सॉल्व हो गया है। इसमें एक और प्रश्न पूछा गया है कि इसी ग्राफ के आधार पर, जिसको हम एक बार कर लेते हैं कि कंपनी ए के सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का औसत कितना है। ए के औसत पूछना है, ए का औसत, यानी हम ऐसे स्टार्ट में लिखते हैं, उसमें आपका लाइन लिखा हुआ आएगा पेपर में कि ए के सभी विभागों में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या का औसत क्या है। तो देखिए भाई, ए में कितने कितने लोग काम करें, यहाँ पर 5.5 काम करिए यानी 550 काम किए, यहाँ 8 है तो 850 हो गया, 800 हो गया,
यहाँ 8.5 है तो 850 हो गया, यहाँ 4.5 है तो 450 हो गया, यहाँ पर 4 है तो 400 हो गया। यानी इसका कुल योग क्या हो गया? औसत निकालने के लिए हम कुल योग अपन कुल संख्या करते हैं, तो कुल योग क्या हम जोड़ देंगे। चलिए A का पूछा है तो 5.5 या हम 550 ही लिख लेते हैं प्लस 800, इसके बाद 850 है, इसके बाद 450 है और इसके बाद 400। इन सभी संख्याओं को हम जोड़ देते हैं तो हमें मिल जाएगा कुल योग। तो देखिए ये आ गया 0, दूसरे में आया 5, 5 10 की 0, 10 और 5 15, 15 की 5 हासिल 1, फिर आ गया 4 4 8, 8 8 16 और 8 24, 24 और 5 29 और 1 30, 3050 आ गया। ये 3050 आ गया, यानी कुल कर्मचारियों की जो संख्या है जो कंपनी ए के सभी विभागों में कार्य करते हैं वो 3050 है। अब इसका औसत निकालना है तो कुल योग बटे कुल संख्या, तो इसका औसत क्या हो जाएगा? कुल योग कितना है? 3050 है और कुल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 विभाग हैं तो हमने 5 का भाग दिया, तो ये कितना आ गया? 5 छक्का 30, 5 एकम 5 और 0, ये आ गया 610। तो ये आ गया औसत, यानी कंपनी ए के सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का जो अनुपात आया है वो अनुपात नहीं, ये औसत आया है वो है 610। तो इस तरीके के सवाल देखिए, ये एक टिपिकल टाइप का सवाल है जिसमें आप समझ लीजिए कि इसी तरह के सवाल हमेशा जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और कई सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। तो हम लोग अगर इस सवाल को समझ लिया तो ये समझ लीजिए कि इसी टाइप के सवाल और भी आते हैं। तो चलिए इसमें जो है हम एक क्वेश्चन और करके देखते हैं कि इसमें जो है कैसे उसको भी सॉल्व कर लें, तो एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी। इसी तरह से और बाकी सवाल भी हम लगा सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस लाइन ग्राफ में, इस लाइन डायग्राम में क्या दिया हुआ है कि 6 वर्षों में 2 धातुओं A एवं B की खपत 1000 टन में, इन्हीं 2 धातुओं की खपत दी हुई है, उसका कंजम्पशन कितना हुआ? 1000 टन में। तो अब कौन से 6 वर्षों में? 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 और 2010। 2 धातुएं हैं A और B, 2 धातुएं हैं। A को हमने A का ग्राफ जो बनाया है वहाँ पर हमने डॉट रखा है और B के ग्राफ में हमने क्रॉस रखा है, अगर आप लोग इसमें देख पा रहे हो। तो देखिए A का जो ग्राफ है वो 2005 में 20 था, 2006 में 15, 2007 में 25, 2008 में 30, 2009 में ये 22.5 22.5 और 2010 में 32.5 था। तो ये A का ग्राफ है, जो A का ग्राफ चल रहा है। और जो B का खपत है, जो ग्राफ दिखाया गया है, तो 2005 में 25, 2006 में 20, 2007 में 20, 2008 में 27.5, 2009 में 27.5 और 2010 में 32.5। ठीक, तो ये हमारा ग्राफ है जो मेटल B के लिए है, जो धातु B की खपत को दर्शाता है। अब इसको देखकर हमें इसमें दिए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहला दिया है कि कितने वर्षों में धातु A की खपत दिए गए वर्षों में धातु B की औसत खपत से कम है। तो कह रहे हैं कितने वर्षों में A की खपत B की औसत खपत से कम है। तो ये 1000 टन में है। तो देखिए पहले तो हम B की औसत खपत इसके लिए निकालें, तभी तो हम निकाल पाएंगे कि A की खपत कितने सालों में कम है। तो B की औसत खपत निकालने के लिए हमें क्या करना है? इन सब को जोड़ के औसत निकालना है, कुल योग बटे कुल संख्या। तो B का औसत क्या होगा? B की औसत खपत ये कैसे निकालेंगे? कुल योग निकालेंगे खपत का, कितना है? 25 है प्लस 20 है प्लस 20 है, इसके बाद प्लस 27.5
प्लस 27.5 और इसके बाद प्लस 32.5। इन सबको हम जोड़ देंगे। तो जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो देखिए कितना आता है, इसको जोड़ के देखते हैं। 0.5 0.5 0.5 यानी 0.5 हम पहले लगा देते हैं और 1 इसका हासिल हो गया। अब 2 7 9 7 16 16 16 और 5 21 और 1 जो था ये 22 हो गया। अब हासिल 2 आ गया। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 3 13 और 2 15 यानी 152.5 आ गया। तो ये हम कुल योग कितना आ गया 152.5। अब इसका औसत निकालना है, तो औसत कैसे निकालेंगे, कुल योग बटे कुल संख्या यानी 152.5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये कितने सालों का है, 1 2 3 4 5 6 वर्षों का है, तो डिवाइडेड बाई 6 कर दिया। तो इसमें जब हम इसको करेंगे सॉल्व करेंगे, 6 दूनी 12 3 15 6 पंचे 30 2 32 और 6 त्रिका 18 6 चौको 24 1 25 और 6 एकम 6 यानी 25.4 आ रहा है। 25.4 आ रहा है। सवाल क्या पूछ रहा था कि कितने वर्षों में एक ही खपत देखें। 2005 में क्या था 20 था, 25.4 से कम है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2006 में 15 था तो ये भी हो जाएगा, ये भी 25.4 से कम है। मतलब उन वर्षों की संख्या निकालनी है जो बी के औसत खपत से कम है। 2007 में इसका जो है 25 है, ये भी 25.4 से कम है। 2008 में इसका 30 है, ये नहीं आएगा क्योंकि ये 25.4 से ज़्यादा हो गया। 2009 में 22.5 है, ये भी आ जाएगा इसमें। और 2010 में 17.5 है, ये भी आ जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 यानी इन 5 वर्षों में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा 5 वर्षों में। 5 वर्षों में जो ए की खपत थी वो बी के औसत खपत से कम थी। ये इस प्रश्न का आंसर है। हमने डेटा को हमें लाइन ग्राफ से देखना है और क्वेश्चन हमें औसत का लगाना है, एवरेज का सॉल्व करना है। हम लोगों ने एवरेज पढ़ा था बहुत अच्छी तरीके से। जिन लोगों ने नहीं, जिनको दिक्कत आ रही हो और पुराना वीडियो जिन्होंने ना देखा हो तो उसमें एवरेज के कई वीडियो बने हुए हैं, तो आप एवरेज का वीडियो उसमें से देखकर उससे सीख सकते हैं। इसमें जो दूसरा सवाल दिया हुआ है ये है वर्ष 2009 में ए एवं बी की खपत में अंतर कितना है। बहुत आसान सवाल है। 2009 में, वर्ष 2009 में ए एवं बी की खपत का अंतर, अरे भाई देखो 2009 ये हमारा 2009 रहा। ए की खपत कितनी है 22.5, बी की खपत कितनी है 27.5। तो अंतर कितना हुआ 27.5 माइनस 22.5, ये कितना आ जाएगा 5। लेकिन ये 5 आएगा, ये किसमें है 1000 टन में 5 आएगा, लेकिन ये किसमें है, ये हमारा डेटा है 1000 टन में, यानी 5000 टन। इसका आंसर क्या हो गया 5000 टन। इसके खपत का अंतर जो आएगा वो आएगा 5000 टन। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं कि उसमें क्या करना है। इसमें कह रहा है कि किस वर्ष में दोनों धातुओं की कुल खपत अधिकतम थी। अब देखिए ये क्वेश्चन जो आया कि किस वर्ष में कुल इन दोनों धातुओं की खपत अधिकतम थी। अब हमको क्या करना है कि हमें ए और बी की खपत को हर साल जोड़ना है, हर साल जोड़ना है, जिसमें अधिकतम थी वही उसका आंसर होगा। तो किस वर्ष में अधिकतम थी ये चीज़ हम देख लेते हैं कि इसमें देखिए 25 है, ये 20 है, इसका अगर जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा। ये 20 और 15 ये आ जाएगा 35 आ जाएगा। ये आ जाएगा 20 और 25, ये भी 45 आ जाएगा। इसमें देखिए 30 और 27.5 ये आ जाएगा 57.5 आ जाएगा। इसको जोड़ देंगे, ये 27.5 और 22.5, तो इसमें आएगा 0 7 2 9 1 10 5, ये आ जाएगा 50.0 या 50।
इसका सम 50 आएगा। इसमें देखो 32 और 1 33 7 40 और 10 50, इसका भी 50 आ जाएगा। 2010 में भी जब हम 32.5 और 17.5 जोड़ेंगे तो 50 आएगा। तो ये हमारा जो है सबका सम आ गया। तो अब हम देख लेते हैं कि किस साल अधिकतम आया है। तो देखिए 45, 35, 45, ये है 57.5 कि इस साल का मतलब 2008 में। तो इसका आंसर आ गया कि 2008 में दोनों जो मेटल्स थी, जो दोनों धातुएं थी, उनकी खपत अधिकतम थी, जो कुल खपत अधिकतम थी वो आ गया। अब इसमें हमने जोड़ के निकाल लिया। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, अगला सवाल एक दिया है इसमें कि 2009 में 2008 की तुलना में ए की खपत में कितने प्रतिशत कमी आई। तो देखिए 2009 में कह रहा है, 2009 में 2008 की तुलना में। तो देखिए 2008 में 30 था इसका जो मेटल ए के बारे में, और 2009 में ये 22.5 हो गया। तो कह रहा है कितने प्रतिशत की कमी आई। तो कितनी कमी आई, 30 था और 22.5 हो गया 22.5। तो इसमें कितना आएगा, इसका जब हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.5 और 29 में से 7.5 आ जाएगा। 29 में से 22 घटाएंगे तो 7 आएगा। तो ये 7.5 की कमी आई, 7,500 टन की कमी आई, मतलब ये हम कह सकते हैं। तो अब हमें प्रतिशत निकालना है, हम 1000 से गुणा करना जरूरी नहीं है, हम करते भी नहीं तो कैलकुलेशन अननेसेसरी बढ़ता है। तो अब हम परसेंट निकालना है, तो 30 में कितनी कमी है 7.5 की, तो 100 में कितनी कमी होगी, बस यही तो परसेंट था। तो 7.5/30 × 100। अब देखो इसका ये कट गया, ऊपर आ गया 75, नीचे आ गया 3, 75/3 यानी 25। ये हो गया 25% की कमी आई। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज देखा कि जितने भी क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया, तो वो लाइन डायग्राम दिया होगा, तो उसमें डेटा हम लाइन डायग्राम से देखते हैं, लेकिन क्वेश्चंस हमको जैसे हम एवरेज में करते रहे, जैसे हम परसेंटेज में करते रहे, ये उसी तरह के क्वेश्चंस उसी तरीके से सॉल्व होते हैं। तो हम लोगों ने इस जो डेटा इंटरप्रिटेशन का जो चैप्टर था, इसको 4 पार्ट में पूरा किया। पहला हमने टेबुलेशन बताया था, दूसरा हमने बार डायग्राम का बताया, तीसरा हमने पाई ग्राफ या पाई चार्ट का बताया, और चौथा ये लाइन ग्राफ या लाइन चार्ट का ये सवाल है। तो ये इतने ही तरह के सवाल आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस हमको ग्राफ को पढ़ना है, चाहे वो बार ग्राफ दिया हो या लाइन ग्राफ दिया हो। तो इस तरीके से हमें सवाल अगर हम पढ़ लेते हैं और डेटा को समझ जाते हैं, तो हमें इन सवालों को करने में कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि इन सवालों को हम पुराने कॉन्सेप्ट से ही, कभी एवरेज निकालना है तो हम एवरेज का सवाल सॉल्व कर देते हैं, कभी परसेंटेज निकालना होता है तो हम परसेंटेज का क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, वो उस तरीके से सॉल्व होता है। तो हमारे कॉन्सेप्ट पुराने होंगे, लेकिन हमें डेटा ग्राफ से या टेबल से लेना होगा। तो मुझे लगता है कि इतना हम लोगों ने जो डेटा इंटरप्रिटेशन में पढ़ा, ये हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी होगा। बाकी प्रैक्टिस हमें और अपनी गाइड बुक से या जो भी हमारे पास सोर्स अवेलेबल है उससे हमें करना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सवाल को करने में आसानी होगी। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आज की क्लास अब यही बंद करनी चाहिए, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने और दोस्तों को शेयर करिएगा, जिससे इसका लाभ उन्हें भी मिल सके।